सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव वंस अगेन। और आज के आरएससी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरकूलिंग। ठीक है, VCRS विद इंटरकूलिंग। ठीक है, तो VCRS और इंटरकूलिंग में क्या है, यहाँ पे इसका पहले पीएच और टीएस डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे कैसे बनता है इसका पीएच, ये डायग्राम है, और ये है हमारा टीएस डायग्राम। पीएच टीएस डायग्राम किस तरह बनता है, सबसे पहले ये देखेंगे। सिंपल साइकिल में क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो कंडेंसर है वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या है कि जब इंटरकूलिंग की बात आती है तो क्या है कि ये यहाँ कंडेंसर में से निकलने के बाद जो फ्लूइड हमारा है वो क्या है, ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड नहीं होता है। वो क्या हो जाता है, उसको फिर थोड़ा उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, यानी उसको और ज़्यादा कूल करते हैं, तो वो कहीं यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी यहाँ तक ना पहुँच के पहले क्या हुआ, कंप्रेशन 1 to 2, 2 to 3 क्या होता है, फिर हमारा जो है कंडेंसर के अंदर हीट रिमूव होती है, और वो यहाँ पे पहुँच के कंडेंसर से जो रिमूव होता है तो यहाँ तक जो तीसरा स्टेज है वो यहाँ तक ना पहुँच के वो कहीं यहाँ तक पहुँच जाता है, यानी एक्चुअल 3 हमारा यहाँ तक। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम उसको कांस्टेंट थेरेपी पे उसका एक्सपेंशन करा देते हैं 4 to 1, और 4 से 1 तक फिर से ज़्यादा जो है हमारा वो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ 3 to 3 डैश क्या है हमारा, सब कूलिंग, इसको बोलते हैं सब कूलिंग। सब कूलिंग कहाँ है, 3 to 3। टीएस डायग्राम में आप यही चीज़ देखेंगे कि टीएस डायग्राम में कैसे बनती है कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 to 2 क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के बाद फिर ये क्या होगा, इसका जो है प्रेशर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करते हैं, इसको फिर कंडेंसर के अंदर इसकी हीट रिमूव कराते हैं। तो ये 3 डैश तक ना जाके जो है वो 3 हमारा यहाँ तक पहुँच जाता है, 3 तक। ठीक है, इस वाले प्रोसेस ये कांस्टेंट प्रेशर पे ये यहाँ तक। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको कांस्टेंट थैलेपी पे ये ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या होगी, तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग होता है हमारा T3 डैश माइनस का T3, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सब कूलिंग। मतलब टेम्परेचर को अगर हम डिफरेंस निकालते हैं उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सब कूलिंग। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा है लिक्विड रीजन और इधर वाला है हमारा जो है वेपर रीजन। अब यहाँ पे एंथैल्पी अगर दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी यहाँ पे यहाँ तो पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, HF से निकाल लेंगे। इधर निकालना है तो क्या निकालेंगे हम, अगर मान लो 2 से 2 डैश तक की निकालनी है। डिग्री ऑफ सब कूल सुपर हीटिंग पता है आपको, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या होती है, वो होती है हमारी 2 डैश से 2। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस T2 डैश, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। तो यहाँ पे एंथैल्पी अगर निकालनी है, मान लो यहाँ से यहाँ के बीच की, ठीक है, कि 2 डैश से 2 तक अगर जाना है तो एंथैल्पी कितनी इंक्रीज़ होगी, तो 2 to 2 डैश हम निकालना है, 2 डैश to 2 तक निकालना है अगर एंथैल्पी, तो H2 बराबर होगी H2 डैश प्लस का CP T2 माइनस का T2 डैश, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग में CP के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस हमारा कौन सा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं CP। ठीक है, CV और CP दो चीज़ होती है, तो आपको पता ही होगा। तो CP क्या कब लेते हैं, जब हमारा जो प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे यानी इस वाले का जो प्रेशर है वो सेम है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा प्रेशर है, ये हमारा कंडेंसर का प्रेशर है। ठीक है, और इधर वाला प्रेशर ये कौन सी लाइन है हमारी, ये है जो है इवेपोरेटर का प्रेशर। ठीक, वैसे यहाँ पे ये जो है हमारा
इवेपरेटर का प्रेशर, और ये वाला है हमारा कंडेंसर का प्रेशर। ठीक, तो सुपर हीटिंग, हाँ एच, यहाँ पे अगर एंथैल्पी निकालनी है इस पॉइंट पे तो कैसे निकालेंगे, H2 डैश प्लस को Cp इंटू T2 माइनस T2 डैश। हाँ, अगर यहाँ पे निकालना है तो H3 तो हमको पता है, H3 डैश क्या हो जाएगी, वो HF हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, एट हाँ प्रेशर P, कौन सा, कंडेंसर को प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग हम जो है जो टेबल दिया होगा या फिर मोलियर डायग्राम, या कह दो कि जो हमारी स्टीम टेबल है उसके तो कोरस्पॉन्डिंग हम जो रेफ्रिजरेंट दिया होगा उस रेफ्रिजरेंट के हिसाब से हम इस प्रेशर पे या इस टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी, ये टेम्परेचर पे हम जो है HF की वैल्यू जो देखेंगे, ठीक है, वो हमारी H3 डैश मिल जाएगी, और उसी कोरस्पॉन्डिंग हमको H2 डैश भी मिल जाएगा। H2 डैश क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू है Hg। ये कौन सी लाइन पे है, चूँकि सुपर सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड गैस फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे Hg की वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब बात आती है कि सब कूलिंग 3 कैसे निकालें, H3 कैसे निकालें। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से हम H3 से हम इसको कूल करते हैं, ठीक है, और ये कौन से रीजन में है, ये हमारा लिक्विड रीजन में। तो H3 डैश क्या होगा कि इसमें से यहाँ की जो इंथैल्पी, इसमें से ये वाली इंथैल्पी, ठीक है, ये इतनी इंथैल्पी, इसको माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ वाला मिल जाएगा। तो H3 डैश, H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3 इक्वल टू H3 डैश माइनस का Cp और T3 डैश। देखो ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये वाला टेम्परेचर कम। कैसे जाती है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है TS डायग्राम में, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम। यहाँ पे दिखने से ही आ रहा है, तो ये वाला क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस जो है नीचे वाला। ठीक, अच्छा, अब दोनों में ये चीज़ देखो, यहाँ भी Cp है और यहाँ भी Cp है, लेकिन अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कौन से स्टेज में आ गया, वो लिक्विड में हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा जो है वेपर फॉर्म में। देखो यहाँ पे वेपर फॉर्म में और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, तो जब यहाँ पे हम जो Cp यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी होगी, लिक्विड की Cp, ठीक है, क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेंट कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है भाई, यहाँ से कन्वर्ट होना शुरू होता है, ये वेपर है, फिर ये क्या हुआ जो है, फिर यहाँ से आगे सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये जो धीरे धीरे वेट होना शुरू होगा, इधर अगर हम इधर चलें तो धीरे धीरे वेट होना होगा, यहाँ पे आने के बाद पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड में ही रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे जो Cp ली जा रही है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में, वो Cp कौन सी होगी, हमारी सैचुरेटेड लिक्विड, वो हमारी Cp होगी वो लिक्विड की, क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट कौन से फॉर्म में आ चुका है, वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। और यहाँ से अगर यहाँ की बात करें, देखो इधर से इधर, यहाँ कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कौन से फॉर्म में है, ये वेपर फॉर्म में, तो यहाँ पे जो Cp लेंगे वो लेंगे वेपर की। ठीक, तो ये मोस्ट प्रॉब्लली बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है कि जब भी हम एंथैल्पी H2 या H3 की निकालेंगे, ठीक है, सुपर हीटेड रीजन में या लिक्विड रीजन में, ठीक है, तो यहाँ पे Cp का ध्यान रखना होगा। ठीक, ये दे रखा होगा अलग अलग क्वेश्चंस, वहाँ पे दे रखा कि Cp लिक्विड की कितनी होती है और Cp वेपर की कितनी होती है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप हम बोले कि तो कंप्रेसर वर्क कितना होगा, तो कंप्रेसर W कंप्रेसर होगा हमारा H2 माइनस का H1, और कंडेंसर Q आउट कंडेंसर तो वो होगा H2 माइनस का H3, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कंडेंसर वर्क रहेगा। कंडेंसर के अंदर क्या होगा, पहले क्या होगा, वो लिक्विड हमारा धीरे धीरे ठंडा होना होगा, ठंडे होने के बाद फिर क्या होगा कि वेट होना शुरू होगा, और वेट होने के बाद फिर क्या होगा, वो लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होगा कि वो हमारा और ठंडा हो जाएगा, ठीक, लिक्विड में आने के बाद, ठीक है, उसका टेम्परेचर और धीरे धीरे ड्रॉप होगा। तो ये आ गया। दूसरी चीज़ क्या है कि हाँ, इवेपरेटर वर्क कितना हो जाएगा, या Q इन, यहाँ से Q इन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो ये है 4:1 H1 माइनस का H4, क्योंकि इधर वाली एंथैल्पी ऑब्वियसली ज़्यादा, इधर वाली कम है, ठीक। अच्छा, और एक्सपेंशन वर्क कितना होगा, H3 माइनस H2, ठीक। तो एक्सपेंशन वर्क जनरली कोई वर्क
हम ये मान के चलते आइडियल केस है, तो इस वजह से एक्सपेंशन वर्क कोई नहीं होता है, एक्सपेंशन वर्क हमारा 0 आता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक, अभी क्या है कि यहाँ से एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखो हमने यहाँ क्या किया, जब सब कूल कराया और जब सिंपल यानी आइडियल केस में क्या होता था कि हमारा जो है कंडेंसर वो यहीं तक ख़त्म हो जाता था। ठीक है, कंडेंसर में जो है हमारी हीट आउट जो होती है वो यहीं तक आउट होती है, यहाँ से यहाँ तक। और अभी क्या है, सब कूल करा दिया, तो सब कूल कराने के बाद ये क्या आ गया, यहाँ से इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी ये वाला जो है पोर्शन क्या हुआ, एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब इसके वजह से क्या होता है, जब कांस्टेंट एंथैल्पी को इसको ड्रॉप कराते हैं, एक्सपेंशन कराते हैं, तो आप देखोगे कि पहले था 4-1, ठीक है, इवेपोरेटर वर्क जो था वो पहले कितना था, प्रीवियसली कितना था, ये था H1 माइनस का H4 डैश। ठीक, लेकिन अभी कितना हो गया, अभी हो गया H1 से H4, यानी ये इतना वर्क क्या है इवेपोरेटर में हमको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये पहले कुछ ऐसा था। ठीक, अभी क्या हो गया, ये इतना जो है हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये सब कूलिंग का फ़ायदा है कि सब कूलिंग से क्या हमारा बेनिफिट है, सब कूलिंग का बेनिफिट ये है कि हमारा जो इवेपोरेटर वर्क है, ठीक है, इवेपोरेटर से जो क्यू इन है, यानी जितनी हीट वो क्या हो रहा है एक्सट्रैक्ट कर रहा है अंदर जो है, वो क्या हो जाता है, वो जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कंप्रेसर वर्क के क्या फ़र्क आया, ठीक है, डब्लू कंप्रेसर पे क्या फ़र्क आया, कोई फ़र्क नहीं, नो इफेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो जैसा पहले ही था वैसे ही, क्या अगर सिंपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, यहीं तक जा रहा था तो कंप्रेसर वर्क भी 1 से 2 था, अभी क्या है कि 3 से पहुँच गया, तो फिर जो है 1 से 2 तक ही है, यहाँ पे कंप्रेसर पे कोई वर्क नहीं आ रहा है, यानी कंप्रेसर को जितना पहले काम करना होता था उतना अब भी काम करना होता है। अच्छा एक चीज़ और आती है कि कैसे कराते हैं हम, आप जनरली क्या होता है, आप लोगों ने ये डायग्राम बेसिकली देखा होगा, जो है वो कैसा होता है, ये कंडेंसर हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा कंप्रेसर, यहाँ से उसको एक्सपेंशन वॉल, और ये जो है हमारा नीचे वाला इवेपोरेटर। ठीक, ये इवेपोरेटर हो गया। होता क्या है कि कई बार देखो बाहर का ये जो है इसका टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर, यहाँ से जो फ्लूइड आउट हो रहा है, यहाँ से जो फ्लूइड इन हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस, ये 2 है ये, और ये है 3। हाँ, तो 2 से 3 तक जो जा रहा है, इसका जो फ्लूइड जो निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट हमारा है इसके अंदर जो निकल रहा है, यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है, इसके एग्जिट का टेम्परेचर एक्चुअली डिपेंड करता है इसके और जो है बाहर के टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर हमारा जो है लो है और इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, तो क्या करेगा, हीट का फ्लो इधर से इधर की ओर होगा। अच्छा अगर इसका टेम्परेचर हम क्या करा देते हैं, ज़्यादा कम कर देते हैं, मान लीजिए ऐसी जगह पे हमारा जो है कंडेंसर रखा हुआ है, जो है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा कि ये तेज़ी से ठंडा होना शुरू होगा, और हो सकता है कि इसका बाहर का टेम्परेचर अगर मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूं तो वो यहाँ से एंटर तो हुआ और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचने के बाद बस इतना ही नहीं, ये थोड़ा इधर से इधर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो क्या होगा कि जो है ये हमारा सब कूल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर हम ज़्यादा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हीट का जो है हीट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से हीट ज़्यादा निकलेगी, और इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है प्रोसेस यहीं ना रुक के यहाँ से यहाँ तक का पहुँच जाएगा। ठीक, दूसरा चीज़ क्या है कि मान लो अगर कई बार क्या होता है, हम जो है हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं, उसमें क्या होता है, हम अगर बाहर का मान लिया कि कोई जो एयर है, ठीक है, या ऐसी कोई चीज़ है कि वो सफिशिएंट नहीं है टेम्परेचर को डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं बड़े बड़े प्लांट में, वहाँ पे हम जो है इसकी एक पाइप लगा देते हैं, उसके पाइप के थ्रू यहाँ पे जो है वाटर या और कोई सी चीज़ ऐसे लगाते हैं, वो जो क्या करता है यहाँ से एंटर करता है और इधर से फ्लूइड एंटर करता है, ये अपनी हीट इसको देता है और यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हम पानी या ऐसा कोई चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हीट को एक्सचेंज कराने के लिए, उस तो यहाँ से जो पानी एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं, यानी ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करेंगे, ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो हीट हमारी ज़्यादा आउट होगी और वो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक ना रुक के यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक, तो ये हमारा जो है VCRS विद इंटरकूलिंग हो गया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ वही है, सेम है, बस केवल ये फार्मूला लगाना है आपको और फिर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे का चांस है कि नहीं आएंगे नहीं, लेकिन अगर चूँकि MCQ बेस हो गया तो ऐसे ही क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा, तो ये इतना ही पूछेगा। ठीक है,
तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे। अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो आ रहा है कि इफ़ेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, कंडेंसर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। अगर मान लो देखो VCRS हमने सिंपल VCRS पढ़ा है, तो अभी क्या करते हैं कि जो है कंडेंसर प्रेशर को कम या ज़्यादा करके देखते हैं। हम जो है pH डायग्राम बनाएंगे पहले और फिर वहाँ पे देखते हैं कि उसका क्या ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है अगर मैं कंडेंसर के प्रेशर को कम या ज़्यादा करके देखता हूँ। थोड़ा सा टिक गलत बन गया है, ये नीचे ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर कम, ये एकदम पैरेलल नहीं होता है। चलो खैर इतना आप लोग समझ लीजिएगा। ये प्रेशर और ये एंथैल्पी। सिंपल कैसे साइकिल होती है, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल हमारी ऐसे होती है। वो ये वहाँ से स्टार्ट हुई 1 से गई 2 से फिर यहाँ से 2 डैश तक, ठीक, और फिर ये गई यहाँ थी। आइडियल केस भी मान के चलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे ड्रॉप होगा 4 और फिर, ठीक, ये ऐसा। अभी क्या है, अभी हम मान के चलते हैं ऐसा कि अगर मैं जो है कंडेंसर के प्रेशर को इंक्रीज कर दूँ, इफ़ कंडेंसर प्रेशर इज इंक्रीज, कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज, ठीक। तो पहले क्या था, मान लेते थे ये जो है P कंडेंसर को C से रिप्रेजेंट करते और PC नॉट, यानी पहले BC नॉट था, ठीक है, और इसका प्रेशर था PE। अभी क्या करता हूँ मैं, इसका प्रेशर जो है इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कंप्रेसर अब हमारा ज़्यादा उस पर वर्क कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर पे, देख रहा हूँ। तो अब जब इस 2 से यहाँ तक पहुँच गया, मान लो इसको 2 डबल डैश ले लेता हूँ, और ये 2 डैश, और ये 2 ट्रिपल डैश, और ये 3 डैश था, और सर हाँ ये मान लो पहले 3 था, अभी जाके ये 3 डैश तक हो गया, ये वाला 3 डैश है, ठीक है। और फिर इसको जब मैं ड्रॉप कराऊंगा कांस्टेंट एंथैल्पी पे, तो ये हमारा 4 जो है 4 डैश तक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इनिशियली पहले क्या था, हमारा कंप्रेसर वर्क कितना था, 1 से 2 तक का था, ठीक है। अभी क्या हुआ है, 1 से 2 डबल डैश तक हो गया, यानी W कंप्रेशन जो है वो 1H2 माइनस H1 से, ठीक है, से कहाँ पहुँच गया है, H2 डैश माइनस का H1 से। ये क्या हुआ है, पहले से ज़्यादा बढ़ गया, पहले यहाँ से यहाँ तक ही था, अभी क्या है यहाँ से यहाँ तक हो गया। H2 के कंपैरिजन में H2 डबल डैश की क्या होती है, एंथैल्पी होती है ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर भी तो यहाँ पे देखो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे इसलिए क्या है, W का कंप्रेशन वर्क जो है हमारा पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। दूसरा चीज़ क्या है हमारा, इवेपरेट कंडेंसर वर्क से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं हमारा। यहाँ पे देखो हमारा इवेपरेटर का क्या होगा, इवेपरेटर से जो Q आउट हो रही थी पहले कितनी है, पहली थी हमारी H1 माइनस का H4, ठीक है, ये इतनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और अभी फिर कितनी हो गई है, ये H1 माइनस का H4 डैश, यहाँ पे इसका मतलब कि ये पहले से ज़्यादा कम हो गया। तो अब COP क्या हो गया, COP होता है हमारा डिज़ायर इफेक्ट, डिज़ायर इफेक्ट हमारा यही है, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट, ठीक है, वर्क हमारा इनपुट यानी कंप्रेसर वर्क। तो अब देखो इवेपरेटर वर्क क्या हो गया है, ये कम हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ये जो है बढ़ गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, हमारी COP जो है, COP हमारी जो है ड्रॉप कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कंडेंसर का प्रेशर ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, कंडेंसर जो हमारा है अगर उसका प्रेशर मैं अगर क्या हूँ इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारा कंप्रेसर का वर्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई पहले कंप्रेसर तक ही उसको जो है रेफ्रिजरेंट को पहले कंप्रेसर तक ही कंप्रेस करना होता है। अभी क्या है कि ज़्यादा प्रेशर को तो कंप्रेस करना होगा, तो पावर कंप्रेसर की पावर जो है हमारी
को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी तो कंप्रेस करने के लिए, तो कंप्रेसर वर्क बढ़ गया। दूसरा क्या है, हमारा इवेपोरेटर वर्क भी कम हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, हमारी जो है इफ़िशियंसी और COP जो हो गई, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो क्या हो गई, साइकिल की कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, कि हमें फेवरेबल कंडीशन ये है कि मुझे क्या करना है, कंडेंसर का प्रेशर जो है वो लो रखना है। ठीक है, अगर मैं कंडेंसर का प्रेशर लो रखूँगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, कंडेंसर का प्रेशर अगर मैं लो कर दूंगा तो ये क्या होगा, पहले से जो है कंप्रेसर को कंवर्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि नीचे देखो जैसे आते हैं वो ये यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये 4 यहाँ तक था, अब मान लो यहाँ तक आ गया, तो ये क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम जो है ये फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लें हमारा इवेपरेटर के प्रेशर का, इवेपरेटर प्रेशर से क्या हो इफेक्ट होगा, अगर मान लें इवेपरेटर का प्रेशर मैं कम या ज़्यादा करता हूँ, इवेपरेटर प्रेशर इफेक्ट। ठीक है,